हेलो बच्चों, वन शॉट वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज चल रहा है हमारा नया चैप्टर विच इज करंट इलेक्ट्रिसिटी और इसको हम वन शॉट के अंदर देखने वाले हैं। सारे फॉर्मूलास कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, ज्यादा वेस्ट टाइम नहीं करेंगे। पहला कंसेप्ट है हमारा ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ क्या बोलता है कि हमारा ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस होता है। दूसरा इसके बाद आता है रेजिस्टेंस। अब देखो बच्चों, ये सारी चीजें आप लोगों को, रेजिस्टेंस जो होता है ये आपका ओहम में होता है, I करंट एम्पियर में होगा और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम वोल्टेज में मेजर करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस हम क्लास 11th में फॉर्मूला पढ़ते हैं, दैट इज रो एल डिवाइड बाय ए होता है ना। रो एल डिवाइड बाय ए होता है, वेयर रो इज रेसिस्टिविटी, एल इज लेंथ एंड ए इज एरिया। ठीक है, और रेजिस्टेंस हमें मेजर करना रहता है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, इस तरह से आगे अगला आपका कॉन्सेप्ट आता है क्रिचॉफ्स करंट लॉ, विच इज इंपॉर्टेंट। क्रिचॉफ्स करंट लॉ पे कैसे सवाल आ सकते हैं? पहली बात तो आप थ्योरी समझो। क्रिचॉफ्स करंट लॉ के अंदर ही इस लॉ को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसा होगा कि आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो होता है वो कौन से लॉ में समझाया जा रहा है? करंट लॉ में समझाया जाता है। वेरी सिंपल। इसके बाद जो है आप लोगों का क्रिचॉफ्स करंट लॉ के अंदर क्या बोलता है ये? सम ऑफ दी ऑल दी करंट, क्या बोला जा रहा है? सम ऑफ ऑल दी करंट इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, जितना करंट इनकमिंग होगा उतना ही करंट आउटगोइंग भी होगा और सब मिला के करंट की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। इतनी सी बात सिर्फ क्रिचॉफ्स करंट लॉ ने कही है। अब इसको थोड़ा समझते हैं बच्चों। जैसे आप लोगों को यहां पे देखा जा रहा है कि करंट 2 एम्पियर का इनकमिंग करंट है, 3 एम्पियर का इनकमिंग करंट, देन x ये जो है ये अननोन करंट है और ये भी इनकमिंग ऐसा आ रहा है और आउटगोइंग करंट 4 एम्पियर का है। मतलब अगर हम इस करंट क्रिचॉफ्स करंट लॉ को समझना चाहते हैं तो हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे कि करंट इनकमिंग मतलब 2 + 3 + 4 सॉरी प्लस x है ना। इनकमिंग करंट को मैं पॉजिटिव मानता हूं और आउटगोइंग करंट जो है वो इस तरफ आ जाएगा, क्योंकि -4 आउटगोइंग करंट कितना हो रहा है? -4, दैट इज साइन इक्वल टू 0 होगा। समझ में आता है बच्चों? यस। तो अगर आपको कोई बोले x अननोन करंट कितना है तो ये 5 - 4 + x इक्वल्स टू 0, दैट इज x जो यहां पर आकर होगा वो -1 होगा। ठीक है, मतलब ये जो करंट 1 है, x है, ये कितना करंट लेके जा रहा है? 1। लेकिन माइनस साइन क्या बताने की कोशिश कर रहा है? ये माइनस साइन क्या बोल रहा है बच्चों? माइनस साइन हमको ये समझाता है कि करंट जो है वो इनकमिंग करंट नहीं है, आउटगोइंग करंट है। मतलब ये करंट का डायरेक्शन जो हमने डिसाइड किया ये गलत है, ये होना चाहिए था उसके अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। दैट मीन्स ओनली कि हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी? +1 आ जाएगी। राइट, मतलब आप लोगों को करंट का डायरेक्शन अगर गलत लग रहा है ना, तो आप टेंशन मत लो। आप कोई भी वैल्यू करंट की रख लो, इनकमिंग रख लो या आउटगोइंग रख लो, अपने आप आपका जब सोल्यूशन आएगा वो अपने आप बता देगा कि करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए था। ठीक है, तो ये बहुत आसान था, अपनी तरह से आप लोगों को समझ में आया होगा। यहां पे आप लोगों को करंट का डायरेक्शन भी पता चल सकता है, प्लस आप कभी भी करंट का जो भी डायरेक्शन रखोगे वो उसकी सही वैल्यू आपको क्रिचॉफ्स करंट लॉ में समझ में आ जाएगी। और आज साथ साथ आप ये भी देख सकते हो कि सम ऑफ ऑल द इनकमिंग करंट 0 होना चाहिए। अभी आप अगर इसको +1 रख के रखोगे और देखोगे तो जितना इनकमिंग हो रहा है उतना ही आउटगोइंग हो रहा है ना। देखो यहाँ पे 3 + 2 था तो इनकमिंग करंट कितने हैं? 5। आउटगोइंग करंट कितना होगा? 5। दैट इज करेक्ट। तो देयरफॉर आप लोग ऐसा इस लॉ से समझ रहे रहते हो। आई होप सो ये मैं बातें जो समझा रहा हूं आपको समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। ये लॉ में इतना ही आपको समझने जैसा था। नेक्स्ट है क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है? देखो, क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ को ही हम लूप लॉ भी कहते हैं, साथ साथ इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो रहा रहता है। यहां पे आप ध्यान से समझो, हमारे पास ABCD लूप है। इस लूप के अंदर यहां से करंट आई जा रहा है। अब इस सर्किट को कैसे आप सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, ये मैं यहां पे आपको सिखाने वाला हूं। बात ये समझना कि क्रिचॉफ्स का वोल्टेज लॉ ये कह रहा रहता है कि सम ऑफ दी वोल्टेज, है ना, वोल्टेज प्लस EMF दोनों मिला के कितना हो जाता है? 0। सम ऑफ वोल्टेज प्लस EMF इक्वल्स टू कितना होता है? 0। अब देखो ध्यान से, अब इस हिसाब से हम इस लॉ को इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ABCD लूप के अंदर, है ना, इन लूप ABCDA यहां क्या हो रहा है? इनकमिंग करंट का डायरेक्शन ये है। ठीक है, और मैंने ये जो है हमें इस तरह से चलना है, मतलब आपका लूप जो है वो इस तरह से चल रहा है और करंट भी इस तरह चल रहा है। अब 2 चीज मैं बताता हूं जो मैं आपको सिर्फ ओरली बता रहा हूं, आपको इसको नोट कर लेना है। देखो, अगर करंट है ना, करंट और आप जो डायरेक्शन से चल रहे हो, ये आपकी डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन है। ये एग्जाम में आप लोगों को दी हुई रहती है, नहीं दी हुई रही तो आप इस करंट का डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, आप पे डिपेंड करता है। तो अब आप इस तरफ करंट को लेके जा रहे हो और आपका भी डायरेक्शन करंट जैसा ही है।
अगर आपका और आपका करंट का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन अगर सेम होगा तो हमेशा आपका आंसर क्या आने वाला है, IR की वैल्यू आपकी नेगेटिव होगी। क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, एग्जांपल के साथ समझ जाएगा, अभी सिर्फ नोट करो मैं क्या बोल रहा हूं कि हमारा और करंट का डायरेक्शन अगर सेम रहा तो क्या होगा, आंसर आपका नेगेटिव रहेगा। सेम वे अगर ईएमएफ नेगेटिव से पॉजिटिव, इसको ईएमएफ कहेंगे, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव में ईएमएफ जंप कर रहा है तो आपका आंसर पॉजिटिव होगा। अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे पहला, यहां से हम लूप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे इक्वेशन बनाएंगे। यहां देखो, आप यहां से चलना स्टार्ट कर रहे हो, आप देखें यहां पर ईएमएफ आ गया, ईएमएफ नेगेटिव से पॉजिटिव जंप कर रहा है, मतलब ईएमएफ पॉजिटिव रहेगा, इसलिए प्लस E1, साइन लिखने की जरूरत नहीं है। आगे वापस आप देख रहे हो ये ईएमएफ नेगेटिव से पॉजिटिव जंप कर रहा है, आप इधर ही चल रहे थे तो फिर से ये क्या आ जाएगा, E2, राइट। फिर इधर से आप आए और आपको अब बीच में रेजिस्टेंस मिला। अब रेजिस्टेंस कितना है, देखो R1 है। अब आपको रेजिस्टेंस जब बताना है उसके साथ हमेशा करंट को रखने का, करंट I है और रेजिस्टेंस R1 है, तो I इंटू R1। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसकी साइन, देखो आप इधर चल रहे हो, आपका करंट भी इधर ही चल रहा है तो माइनस साइन आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहां से आगे बढ़े, इधर से इधर गए, यहां देखा फिर एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, रेजिस्टेंस नेगेटिव से पॉजिटिव जंप कर रहा है, तो सॉरी रेजिस्टेंस नहीं है ये हमारा ईएमएफ है E2 और ये हमारा रेजिस्टेंस है R2, ठीक है। तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव जंप कर रहा है तो प्लस वापस से E2 आ जाएगा। अगर ये नेगेटिव से पॉजिटिव जंप करता है, जैसे अगर इधर से आ रहा रहता तो प्लस से माइनस माइनस हो गया रहता, ठीक है। आगे वापिस अब देखो, आपका करंट डायरेक्शन का करंट, डायरेक्शन और आपका करंट दोनों का सेम है, तो यहां पे आपकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस IR2 इक्वल्स टू 0। यहां एक बात याद रखना, करंट यहां से जितना गया हुआ है उतना ही पूरे सर्किट में पास होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो इस हिसाब से आपका इक्वेशन E1 प्लस E2 प्लस E3, ठीक है, इसको E3 नाम दो, E3 नाम दो, E3 इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो IR1 प्लस IR2, ये हो गया आपका ईएमएफ के लिए। अब इसकी वैल्यूज आपको एग्जाम में दी हुई रहती है, अननोन एक E3 बोला हुआ रहेगा और बाकी आपको वैल्यूज कैलकुलेट करने को बोलेंगे, तो आप सिंपली ऐसे मेथड लगाकर कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना कॉन्सेप्ट व्हीटस्टोन ब्रिज का। व्हीटस्टोन ब्रिज जो कहता है, यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज जो रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4 है, ये बैलेंस्ड होना चाहिए, यही व्हीटस्टोन ब्रिज का कहना है। जैसे यहाँ पे अगर आप कंसेप्ट समझने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा है कि R1 का रेशो बाई, देखो R1 बाई R2 का रेशो विल बी इक्वल्स टू R3 बाई R4 का रेशो, R1 बाई R2 का रेशो विल बी इक्वल्स टू R1 बाई R2 का रेशो विल बी इक्वल्स टू R3 बाई R4 का रेशो, ठीक है। ये बात इतनी सी कहने की बात है और यही चीज आपको समझा रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज। यहाँ पे आपको ये समझना है कि अगर ये रेशो, मतलब अगर इन दोनों का रेशो विल बी इक्वल्स टू इन दोनों का रेशो बन गया तो यहां से करंट कितना होना चाहिए, 0 पास होगा। अगर ऐसा हो रहा है कि करंट इधर से पास ही नहीं हो रहा है, दैट मींस ओनली दिस ब्रिज इज बैलेंस्ड ब्रिज, एंड बैलेंस्ड ब्रिज को ही हम क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात और याद रखना कि ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, जो कि आप लोगों को हर वक्त जीरो डिफ्लेक्शन, मतलब करंट यहां से पास होता हुआ नहीं दिखाई देगा, है ना। अगर आपको एग्जाम में बोले कि ये 5 एम्पियर है, ये 3 एम्पियर है, ये 6 एम्पियर है और ये आपको निकालना है, तो आपको देखना है, अच्छा ठीक है, इसमें से करंट पास हो रहा है क्या, हाँ पास हो रहा है, पास हो रहा है करंट, तो फिर आपको कुछ और मैथ्स लगा के सॉल्व करना पड़ेगा, इसकी मेथड अलग होती है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि करंट यहां से पास ही नहीं हो रहा है, अगर ये बैलेंस हो गया, तो फिर आप बोल सकते हो यस, यहां से करंट पास नहीं होगा तो मैं यहां का रेजिस्टेंस निकाल सकता हूं, ठीक है, या करंट निकाल सकता हूं अगर एग्जाम में बोला हुआ रहेगा तो, ठीक है। ये हो गए आप लोगों के 5 कांसेप्ट्स व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड तक। अब इसके आगे आप आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं और व्हीटस्टोन ब्रिज के एप्लीकेशंस की तरफ बढ़ते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन पहला है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज देखो आप बच्चों, यहाँ पे आपके पास एक रेजिस्टेंस है, अननोन रेजिस्टेंस X, यहाँ पे नोन रेजिस्टेंस है R, और यहाँ पे आप लोगों के बीच में ये गैल्वेनोमीटर जो कनेक्टेड है, ये डिस्टेंस है आपका LX और ये डिस्टेंस है आपका LR, ठीक है। अब आपको क्या बोला गया है, व्हीटस्टोन ब्रिज का ये एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि X अपॉन R, मतलब अननोन रेजिस्टेंस अपॉन नोन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू XL अपॉन XR, ठीक है। अब आपको पता है बच्चों, ये व्हीटस्टोन ब्रिज में ये जो ब्रिज होता है, इसके बीच का लेंथ ये जो है, ये रहता है 100 सेंटीमीटर, है ना, 100 सेंटीमीटर दैट इज 1 मीटर, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे आप है ना, अगर मैं बोलूं आप लोगों को LX डिस्टेंस आपको नोन है, ये पूरा 100 है, तो अगर LX अपॉन LR की जगह पर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि 100 माइनस LX हो जाएगा, दैट मीन्स LR में ऐसा भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 100 में से जितना भी LX होगा, जैसे 40 होगा, तो LR कितना हुआ, 60 बचेगा। तो आप ऐसे भी मैथमेटिक्स लिख सकते हो और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, X अपॉन R इज इक्वल टू LX अपॉन 100 माइनस LX।
तो ये हो गया आपका मीटर ब्रिज का कंसेप्ट। इसके बाद आता है पोटेंशियोमीटर का कंसेप्ट। पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस विच यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस एज वेल एज ईएमएफ कैलकुलेट करने के काम आता है। अब ध्यान से समझो, पोटेंशियोमीटर जो है इसके जैसा ही सेम आपका वोल्टमीटर भी रहता है। इनके बीच का डिफरेंस थोड़ा सा पढ़ लेना। इसके अंदर हमको ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट का आता है। ये क्या होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट का आता है। एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या कहने की कोशिश करें यहाँ पे कि कितना वोल्टेज पर यूनिट लेंथ इसमें पास हो रहा है ना। तो ये आप फॉर्मूला पहले बेसिकली याद रखो कि वोल्टेज पर यूनिट लेंथ इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। वी नो दैट वोल्टेज इज नथिंग बट करंट इनटू रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय एल। आर अपॉन एल बच्चों आप लोगों का होता है सिग्मा, ये याद रखना। तो आप करंट इनटू सिग्मा ये फॉर्मूला पोटेंशियल ग्रेडियंट का याद कर सकते हो, ठीक है। अब याद रखना एग्जाम में अगर आपको रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दिया है तो डायरेक्ट सिग्मा इनटू करंट करोगे तो आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसके एप्लीकेशंस है वोल्टेज डिवाइडर, ऑडियो कंट्रोल एंड सेंसर। इस तरह से इसके एप्लीकेशंस है, याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं, सम और डिफरेंस मेथड। ये इसका पोटेंशियोमीटर के ही आगे के एप्लीकेशंस की तरह है कि सम और डिफरेंस मेथड क्या रहता है? ईएमएफ का L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय L1 माइनस L2। अगर आप सम और डिफरेंस मेथड देखोगे तो ये फॉर्मूला रहता है। इसको ही हम कॉम्बिनेशन के मेथड से भी जानते हैं, ये भी आप याद रख सकते हो। इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R ब्रैकेट L1 बाय L2 माइनस 1। ये होता है इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला एक पोटेंशियोमीटर के अंदर। आपको कैपिटल R रेजिस्टेंस है, स्मॉल r ही इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, N1 L2 दोनों का रेशियो माइनस 1। दैट मींस यहां पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस को बैलेंस कैसे करोगे? इंटरनल रेजिस्टेंस को बहुत बच्चे सोचते हैं कि बैलेंस करने के लिए हम कैपिटल R का यूज करेंगे, इसको कम किया तो इसको भी कम करना पड़ेगा। पर अगर इसको कम कर रहे हो तो इसको बढ़ा दो, है ना। L2 के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। अगर इसको बढ़ाना है तो इसको कम कर दो। मतलब ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इसकी वजह से बैलेंस हो पाता है। इस बात का ध्यान में रखना, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। आगे देखो बच्चों, गैल्वेनोमीटर एज एमीटर कैसे काम करेगा। अगर आप लोगों ने गैल्वेनोमीटर को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है ना, तो आपका गैल्वेनोमीटर एमीटर की जैसा काम करेगा। एमीटर मतलब क्या कि करंट को मेजर करने का काम करता है, वोल्टमीटर वोल्टेज को मेजर करने का काम करता है। तो देखो यहां पर गैल्वेनोमीटर को मैंने कैसे कनेक्ट किया है। देखो ये गैल्वेनोमीटर है, उसके कनेक्शन में मैंने एक शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है। शंट रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है ना। और ये पैरेलल में कनेक्शन हुआ मतलब एमीटर जैसा बिहेवियर करेगा। चलो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। मेरे को बताओ बच्चों, यहां से करंट आई जा रहा है, इसमें से आईजी करंट मतलब गैल्वेनोमीटर का करंट इसमें जा रहा है। तो अगर आई में से आईजी करंट इधर गया तो इधर से कितना करंट जाएगा? यस, आई माइनस आईजी करंट जाएगा, राइट ना। आई माइनस आई, इसमें से जितना, जैसे 5 एम्पियर का करंट आ रहा है, इसमें से 1 एम्पियर गया तो इधर कितना जाएगा? 4। वही आई माइनस आईजी। अब ये I माइनस IG जो होता है इसी को ही हम क्या बोलते हैं? शंट करंट बोलते हैं। तो ये IS इसके अंदर कुछ और नहीं है, यहां से सेम करंट इधर पास होगा और वो IS करंट होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि अगर आप लोग ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हो, ठीक है। यहां पे इक्वेट कर देता हूं मैं, क्या होगा? IG इंटू जी विल बी इक्वल्स टू IS इंटू S, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस शंट रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस यस है, ठीक है। तो IG कितना है बच्चों? वी डोंट नो, ये देखना पड़ेगा। G कितना है आप लोगों का? ये भी आपको नहीं है गिवन। IS की जगह पर आप लिख सकते हो I माइनस IG, राइट, इंटू S, ठीक है। तो अगर आपको कोई बोल रहा है शंट रेजिस्टेंस बताओ, तो आप IG इंटू जी अपॉन I माइनस IG बोलोगे तो ये आपका शंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। तो शंट रेजिस्टेंस अगर ये आ गया, देखो एक और फॉर्मूला भी याद रहता है कि अगर आप लोग I को देखोगे तो नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ स्मॉल करंट अगर आप देखोगे गैल्वेनोमीटर के तो आप I को बोल सकते हो। तो यस फॉर्मूला ऐसा भी बनेगा IG G अपॉन N इंटू IG माइनस IG, है ना। और अगर आप देखोगे तो IG दोनों में से कॉमन निकलेगा, ऊपर का नीचे का IG कैंसिल होगा तो फॉर्मूला बनेगा N माइनस 1 इज इक्वल टू I, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका आ गया। आपको 2 फॉर्मूले याद रखने, एक तो ये और दूसरा ये। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो कनेक्शन पैरेलल में होना चाहिए। सेम वे अगर वोल्टमीटर को देखोगे तो आपका जो कनेक्शन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? सीरीज में होना चाहिए। अब सीरीज के लिए मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला बता दूं तो x इज इक्वल टू वी अपॉन IG माइनस जी, ये फॉर्मूला याद रख लो। और एक और फॉर्मूला होता है जो कि x निकालने का काम आता है, दैट इज g ब्रैकेट n माइनस 1 अगेन, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीके से ये चैप्टर के अंदर जितने फॉर्मूलाज थे हमने डिस्कस कर लिए। आई होप सो ये सारे फॉर्मूलेज आपको समझ में आए होंगे। अच्छी तरह से इन सबको लिखो, याद करो, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर विथ एक नई चैप्टर।